कल तक के लेक्चर्स में आपने सेक्शन 22, 23, 24 तीन सेक्शन देखे। 22वें सेक्शन में किनको रजिस्ट्रेशन कराना था वो था। 23rd section is for the person who are not required to be registered. It is full of notifications. Then section 24, there are certain 9 people's list which are mandatorily required to be registered. Now section 25, 26, 27, these 3 sections are there in which the procedure for registration is given. Now when I am talking about procedure, it is somewhat computer related, because you know the GST is totally computer oriented, means without computer, without internet, you cannot utilize the GST nowadays. So अब जो आएगा वो ऐसा होगा कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा काम में आएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है. So registration related procedure we are starting today. There is section number 25. I am sharing few things on the screen, just check it out. ये रहा सीए वालों के बुक में ये बैरक दिया है सेक्शन 25 का. इट इज ऑन पेज नंबर 7.24, जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया है. वेट अ मिनट, ठीक है. And not only this section 25, but there are few other sections also which are required. See the title, procedure for registration, section 25, 26 and 27. नेक्स्ट 3 सेक्शन हम देखेंगे 25, 26 एंड 27, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन रिलेटेड बातें देखेंगे. सेक्शन 25, 26 एंड 27. ओके, तो लेट अस सी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. ये डायरेक्ट पोर्शन है, ये रेफरेंस बुक में से देखो. प्रोसीजर 25(1) ये रहा. तो कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, है ना. एप्लीकेशन कब देनी पड़ेगी? विद इन 30 डेज. ठीक है. ये 30 डेज कहां से काउंट किए जाएंगे? तो 30 डेज जिस दिन आपका क्या बोलते हैं, जो रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट फॉल हो जाएगा तब से. अरे ना, लेट बिफोर रिफरिंग द सेक्शंस, लेट मी टेल यू जनरली. हम अंदर देखे बिना एक बार जनरली आप मेरे से डायरेक्ट सुन लो. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 इश्यूज है. वन इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज टेम्पररी रजिस्ट्रेशन. 2 टाइप है रजिस्ट्रेशन के, कंपलसरी एंड टेम्पररी. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में क्या आता है कि जो लोग टर्नओवर बेस्ड हो, जो लोग सेक्शन 24 में कवर्ड हो, वो लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है. मीन्स जो लोग सेक्शन 24 में कवर है, एंड दूसरा जो लोग वो टर्नओवर क्राइटेरिया क्रॉस कर गए हैं, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख वाला, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है. ये कंपलसरी पार्ट हो गया. अब वॉलंटरी. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है कि उसके अंदर कोई आदमी ये क्राइटेरियाज को टच नहीं कर रहा है. सेक्शन 24 का वो पार्ट नहीं है. वो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 की जो लिमिट्स है उसमें भी वो कवर्ड नहीं होता है, बट फिर भी उसको सामने से रजिस्ट्रेशन कराना है. क्यों? क्योंकि ही रीड द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. कल हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे क्या क्या है. तो लोग आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, जेन्युइन कंसिडर करते हैं. आप आईटीसी ले सकते हो, आप किसी को जीएसटी लगा के बिल दे सकते हो, सामने वाला उसके बेस पे आईटीसी ले सकता है. ठीक है. तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के फायदे है सब. तो किसी ने फायदे पढ़ के सोचा कि चलो वॉलंटरी करा ले, तो वो करा सकता है. तो 2 प्रकार हो गए, कंपलसरी एंड वॉलंटरी. अब उसमें वॉलंटरी में तो आप कभी भी जब इच्छा चाहे तब जाके आप जीएसटी सर्वर पे जाओ, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करो एंड अप्लाई करो रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना. एक फॉर्म आता है उसका, वो भरो एंड यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. बट जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले हैं उनके लिए ये सेक्शन 25 है. अभी हम जो सेक्शन 25 पढ़ रहे हैं
उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस दिन आप लायबल बनो उस दिन से 30 डेज के अंदर, कितने 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन कुछ फॉर्म्स भरने हैं, वो फॉर्म भरो, अप्लाई करो, एंड फिर उसके बाद क्या होगा, आप जैसे अप्लाई करोगे डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को रीड करेगा, फिर आपसे कुछ चीजें मंगवानी है तो वो मंगवाएगा, एंड फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। शायद वो कैंसिल भी कर सकता है। उन्होंने सपोज आपसे कुछ चीजें मंगवाई बट आपने उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिए, दे कैन कैंसिल आउट योर रजिस्ट्रेशन टू। ठीक है, तो लेट अस सी। अब ये प्रोसेस समझते हैं, और एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया फिर क्या करना है, फिर आपको कंपलसरी टैक्स इनवॉइस इशू करना है। मींस जिनको भी दो इनवॉइस दो, इनवॉइस के अंदर आपका वो 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर दो, ये कंपलसरी है लिखना। ठीक है, तो हर एक इनवॉइस और हर एक में जीएसटी लगाना कंपलसरी है टैक्सेबल आइटम्स पे। तो एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये आएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पीरियोडिकली रिटर्न्स भरने होंगे, जीएसटीआर 1 2 3, एंड उसके बाद आपको मींस उसी में पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको जीएसटी का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें शुरू हो जाएगी द मोमेंट यू आर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो चलो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को हम देखते हैं, लेट अस सी फ्रॉम द रेफरेंस। तो देखो एप्लीकेशन मेड, explain the procedure to obtain the registration under the CGST Act. तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 उसमें लिखा है एप्लीकेशन करो 30 डेज में। ठीक है, एंड कहाँ करनी है, तो अब दो तीन चीजें और समझा देता हूँ बिफोर रिफरिंग इनसाइड। कुछ और चीजें सुन लो। जीएसटी में एक चीज कल सुना होगा कि रजिस्ट्रेशन पान वाइज होता है। मींस जिसका परमानेंट अकाउंट नंबर है वही बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिसका पान नहीं वो जीएसटी में अप्लाई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ना स्टेट वाइज होता है। स्टेट वाइज मीन सपोज मेरे 5 स्टेट में अलग अलग बिजनेस यूनिट है, तो मेरे को पांचों स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, पांचों स्टेट में अगर मैं डील करता हूँ सभी जगह से, तो पांचों स्टेट से मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो पहले तो पान वाइज रजिस्ट्रेशन है, दूसरा स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन पहले से दूर कर देता हूँ कि जीएसटी में प्रोडक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है। कि सपोज मैं 5 प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो पहली प्रोडक्ट के लिए मेरे को ये टर्नओवर क्राइटेरिया देखना है, ऐसा नहीं। एक आदमी का पान मींस एक्स लिमिटेड है तो एक्स लिमिटेड का एक ही पान होगा, तो वो पान बेस्ड जितने भी रजिस्ट्रेशन आपने कराए सभी का टोटल करना है, और वो अगर वो टर्नओवर लिमिट से कम है तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर वो सबका टर्नओवर 40 लाख 10 लाख 20 लाख उससे ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी। कितने दिनों में कराना है, तो जिस दिन आप वो लायबल हुए, जिस दिन वो टर्नओवर लिमिट आपने क्रॉस की, उसके 30 डेज में रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन्स क्रिएट जो हो सकते थे मैंने पहले से उसको नलीफाई करने का ट्राई किया है। क्या आपको आपकी सब ब्रांचेस का मिला के आपकी जितने भी रजिस्ट्रेशन अलग अलग है विद द सेम पान, वो सब का मिला के टोटल करना है, और वो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर से कम होना चाहिए, तब नहीं करना है रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज द मोमेंट यू क्रॉस यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो चलो नाउ रिफर द स्क्रीन एंड પહેલાથી રજીસ્ટ્રેશન છે પછી કેવી રીતે કરું? શું કહે છે ભાઈ? પહેલાથી રજીસ્ટ્રેશન છે તો પછી કેવી રીતે કરું? जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, उनको ये टॉपिक्स की जरूरत नहीं है, उन्होंने जब कराया होगा तब ये टॉपिक देखे होंगे। जो लोग प्री जीएसटी में रिजीम में कवर्ड थे, जैसे कि सर्विस टैक्स वैट एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, वो ऑटोमेटिकली जीएसटी में आ गए, तो उनके लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। अभी जो सेक्शन 25 पढ़ा रहा हूँ वो उनके लिए है कि जो जीएसटी आने के बाद मींस आफ्टर 1/7/17 उसके बाद मींस तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं थे, 1/7/17 के बाद भी जो वॉलंटरी नहीं कराया, बट अब उनका टर्नओवर बढ़ गया है और टर्नओवर ये लिमिट के से ऊपर हो गया है, तो अब उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना। ठीक है प्रकाश? ओके सर। और कुछ हो तो पूछ लो जल्दी। नाइस। ओके, तो नाउ लेट अस सी। तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन 30 days। देखो एवरी पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्टर्ड शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखो एक तो मैं बता रहा था कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज करना है आपको,
ठीक है, तो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आप रजिस्ट्रेशन करा दो विद इन 30 डेज। बट सर अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज मेरे 5 जगह मैंने एक साथ दुकानें खोल दी, 5 अलग अलग स्टेट में, और हर एक का 5-5, 6-6 लाख का टर्नओवर हुआ, या 7-8 लाख का टर्नओवर हुआ। अब 8 या 9 लाख का टर्नओवर और ऐसी 5 ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस, तो मेरे 50 लाख हो गए, है ना। 8 लाख का टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 6 ब्रांचेस, 48 लाख मींस अबव 40 लाख। गुड्स में डील करता हूँ तो आई टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 40 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लेना है। अब ये अप्लाई करना है तो सर कहां से करूं? 5 स्टेट है तो पांचों में करूं? 5 स्टेट है तो पांचों में? यस, सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग चाहिए, 5 स्टेट का 5 अलग अलग रजिस्ट्रेशन। बट अब एक और चीज बता रहा हूँ, सपोज सिंगल स्टेट में ऑपरेट कर रहा हूँ सर, गुजरात में ही मेरी 5-6 ब्रांचेस है और सभी का मिला के अब 40 लाख क्रॉस हुआ, तो अब सभी ब्रांचेस विद इन गुजरात आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो यहाँ है नो। सुनिएगा, गुजरात के अंदर सभी ब्रांचेस को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। विद इन स्टेट यू हैव एन ऑप्शन टू हैव ए सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। आप है ना विद इन स्टेट को एक ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच बताओ और उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, और बाकी की जो ब्रांचेस है, बाकी की जो बिजनेस यूनिट है, उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता के जोड़ दो। मींस वहां अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। बट वहां चॉइस है, अगर आप चाहो कि आपको वो सपोज विद इन गुजरात भी मेरी 6 ब्रांचेस है, सभी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, यू कैन अप्लाई। उसके लिए आपको वो सभी ब्रांचेस को सेपरेट बिजनेस वर्टिकल के तौर पे ट्रीट करना होगा। सेपरेट बिजनेस वर्टिकल मींस उसका प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्जन, मींस हर एक ब्रांच इंडिपेंडेंट है खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। इसी को प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं और इसी को आप बिजनेस वर्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन का बेसिक। अभी 25(1) चल रहा है, देखते जाओ सब। तो देखो, स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल। ये इंपॉर्टेंट है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल मींस जब वो टर्नओवर क्रॉस हुआ। इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब उसके रिलेटेड मैनर, कंडीशन, रूल सब कुछ है। फिर सप्लायर मेकिंग सप्लाई फ्रॉम supplier making supply from TWI. Registration is to be obtained from the nearest coastal state or union territory. अब है ना, ये जरा समझना है हमको। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, who makes a supply from territorial waters of India. अब उनको कहां से रजिस्ट्रेशन कराना है? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सब लोग मेरे साथ समझिएगा इसको। ओके, अब क्या है ये जरा समझाता हूं, समझिए सब लोग। कि सपोज कोई आदमी, ओके सब लोग म्यूट हो जाओ भाई, एक आदमी का रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों ने म्यूट नहीं किया तो आवाजें आ रही है, तो प्लीज म्यूट एवरीवन। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं कि सपोज पहले तो यूनियन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया मींस क्या है। तो हमारा जो दरिया किनारा है उससे 20 नॉटिकल माइल दरिया के अंदर, 12 नॉटिकल माइल दरिया के अंदर, एंड 12 नॉटिकल माइल्स को अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो तो 22.22 किलोमीटर होता है। हमारे दरिया किनारे से दरिया के अंदर 22.22 किलोमीटर के अंदर सपोज आपने कोई जगह बनाई है, वहां आपने क्या किया, वहां आपने एक सपोज ड्रिलिंग किया वहां, और वहां आपने ढूंढा कि सपोज यहाँ तो पेट्रोल का या सॉरी ये क्रूड ऑयल का या नेचुरल गैस का या मिनरल का जत्था है। तो वहां आपने ना एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया और वहां से कुछ, वहां से डिग करके, खुदाई करके वहां से चीजें निकाल रहे हो और बेचते हो। तो वो आदमी is not selling from any state, that person is also not selling from any union territory. तो वो बंदा कहां से सेल कर रहा है? that person is doing supply from where? from टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी इंडिया का ही एक भाग है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ अप्लाई करने का, क्योंकि वो तो कोई स्टेट नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन थ्रू यहाँ क्लैरिटी कर दी कि वो स्टेट आपको कौन सा मानना है। तो वो जो कोस्टल एरिया है उसके नजदीकी जो भी हमारा स्टेट है ना, वहां आपको अप्लाई करना है,
या फिर वो कोस्टल एरिया के नजदीकी जो यूनियन टेरिटरी है वहां हमको अप्लाई करना है। ओके, तो देखो ये पॉइंट था। सप्लायर मेकिंग सप्लाई फ्रॉम TWI, TWI मींस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, तो उसको कहाँ से करना है? सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर 2 स्टेट्स के नियर डिस्टेंस सेम है तो कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना? हार्डली ऐसा होगा, हार्डली। आपका हाइपोथेटिकली बात सही है, बट आपको मालूम है कोस्टल की लिमिट्स चेंज होती रहती है। ये बढ़ती ओट के समय है ना, हमारा बेस लाइन ही चेंज होता है। जब बढ़ती आती है तो पानी नजदीकी अंदर आ जाता है, जब ओट आता है तब पानी बाहर हो जाता है, तो जहां पानी है वहां से 12 नॉटिकल माइल गिनना है। तो हाइपोथेटिकली बात सही है आपकी, बट कोई एक जगह वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि यस यहाँ से ये नजदीकी पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। Separate registration for SEZ unit and non-SEZ unit. Now this is interesting. ये क्या है सर? सपोज कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट है, मीन सपोज मेरी फैक्ट्री बड़ोड़ा में भी है और मेरी फैक्ट्री हालोल में भी है, और हालोल की फैक्ट्री है ना, वहां सपोज गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ है, तो मेरा एक फैक्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और एक फैक्ट्री नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो मेरे को दोनों का अलग कराना है। यस, यहाँ क्लियर लिखा है कि a person having a unit as defined in SEZ Act in SEZ or being a SEZ developer shall have to apply for a separate registration, and it is distinct from that registration is distinct from his place of business located outside the SEZ. ठीक है, मीन्स गुजरात के अंदर ही हालोल और बड़ोड़ा है, बट मैंने बड़ोड़ा में अलग कराया और हालोल का भी अलग। ऐसा नहीं मानना है कि सेम स्टेट में है, दो अलग अलग स्टेट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट इज इट्स अ सेपरेट स्टेट, ऐसा मान लो। उन्होंने एक एग्जांपल करके बताया है। रहेजा सर्विसेज लिमिटेड एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन राजस्थान, तो टर्नओवर कितना है? 20 लाख इन 1 सितंबर। तो 20 लाख क्रॉस हुआ तो उनको 1 अक्टूबर से, मीन्स उन्होंने डेट बताई है यहाँ, तो उन्होंने 30 दिन का एग्जांपल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई एम गोइंग फर्दर। One registration per state, that is the title of section 25(2). 25(1) का टाइटल क्या है? 25(1) का टाइटल है एप्लीकेशन टू बी मेड विद इन 30 डेज। तो आप है ना अपने अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स में लिखते जाओ, है ना। ये हमारे कौन से CMA वाले हैं, तो उसके मॉड्यूल में देखो, हाँ यहाँ दिया है उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। अच्छा, बट ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का है। वेट अ मिनट, यहाँ है। तो आप है ना यहाँ आपको लिखना हो तो लिख दो CMA वाले, ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में उन्होंने सेक्शन 25 लिखा है, ये रहा। तो सेक्शन 25 के बाजू में आपको लिखना है तो 1 2 3 ऐसा लिखते जाओ, है ना। 25(1) यहाँ क्या लिखोगे? अप्लाई रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। फिर दूसरा पॉइंट क्या? तो दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ रहे हैं अभी कि भाई 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, ठीक है। ऐसा सब सेक्शन 3 भी आएगा, तो वहां उसकी डिटेल लिखना। CA वालों भी लिख सकते हो, ये रहा आपका पहला सब सेक्शन, है ना। वहां क्या लिखोगे? विद इन 30 डेज, अप्लाई विद इन 30 डेज। आप लिखो अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पे, ठीक है। हाँ ये आ रहा, विद इन 30 डेज, अप्लाई विद इन
30 days। दूसरे का टाइटल क्या है? और यहाँ एक प्रोविजो था कि भाई ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका अलग से रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट मींस स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन, दैट इज द सेकंड पॉइंट। इसका टाइटल हो गया। ठीक है, वापस इधर आ जाओ, इधर से पढ़ते हैं। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, तो जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है वहां आप करा सकते हो। देखो, अ पर्सन सीकिंग अ रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट shall granted a single registration in a state or union territory. Thus, if within a state an entity with different branches would have single registration, wherein it can declare one place as a, अब है ना यहाँ within a state, ये provision यहाँ से अलग होती है। within a state an entity with different branches, मैंने बताया था कि एक स्टेट में एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो they have would have a single registration, कहा है इधर they would have a single registration where it can declare, और वो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? one place as a principal place of business and other branches as additional place of business। मीन्स यहाँ उनका सिंगल रजिस्ट्रेशन वुड बी सफिशिएंट, उनको सभी ब्रांचेस का अलग कराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बताना है कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा और एडिशनल प्लेस कौन सा। जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वहां ही वो लोग जीएसटी वाले मिलने को आएंगे आपको। फिर आगे लिखा है सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट। अब एक ही स्टेट में एक से ज्यादा बिजनेस प्लेस हो और सभी को अलग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, करा सकते हो, यस, बाय ट्रीटिंग देम एज अ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल। तो देखो, a person having multiple place of business in a state or union territory may be granted a separate registration for each state uh, for each such place of business subject to conditions। अब ये subject to conditions है। conditions क्या है तो आगे हम रूल्स में पढ़ेंगे वो कंडीशंस। और मजे की बात है कि ये हमारे जो रेफरेंस बुक वाले हैं वो तो इधर ही तुरंत दे देंगे। आगे देखते हैं। However, separate registration for each place of business shall be granted, provided all separately registered place of business of such person pay tax। देखो, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन ग्रांट दिया जाएगा, shall be granted, कब? If provided all separately registered place of businesses pay tax, पे टैक्स, वो टैक्स पे करेंगे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मेड टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ बिजनेस। मींस ये क्या सर बताना क्या चाहते हो कि सपोज बड़ौदा में मेरी ब्रांच है, आनंद में है, अहमदाबाद में है, राजकोट में है, भावनगर में है, सपोज 5 स्टेट में ब्रांच है। अगर मैं सभी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा देता हूं तो वो लोग सभी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे, बट कंडीशन क्या होगी कि अब रजिस्ट्रेशन नंबर अलग हो गया तो अब बड़ौदा टू आनंद जाएगा, बड़ौदा टू अहमदाबाद गुड्स जाएगा, बड़ौदा टू सपोज भावनगर जाएगा, तो वो उसको ट्रांसफर गिन के उस पे जीएसटी लगाएंगे। बट अगर आपने पांचों ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एक प्रिंसिपल ब्रांच रखी अहमदाबाद की, बाकी की 4 ब्रांचेस आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब आप अहमदाबाद से आप कोई भी ब्रांच में भेजते हो या फिर कोई भी ब्रांच से अहमदाबाद में आता है तो उसको आप सप्लाई नहीं गिनोगे, उसको ट्रांसफर भी नहीं गिनोगे, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर सभी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको अलग पर्सन मान के उसको ट्रांसफर मान के उस पे सप्लाई के डेफिनेशन में कंसीडर करके आपको उस पे जीएसटी अलग से भरना होगा। दैट इज व्हाट दे वांट टू टेल। आगे देखते हैं। कंडीशन composition levy in case of separate registration for multiple place of business within a state or union territory। composition levy in case of a separate registration for multiple place of business within a state or union territory। अब है ना, ये composition levy is a different concept। ये composition levy का concept क्या है तो मैं composition levy का concept बता देता हूँ। वैसे पढ़े हैं सीए में इंटर वाले, बट मैं जनरल बताना चाहता हूँ। कॉम्पोजिशन लेवी मीन्स आप ऐसा समझ लो कि कॉम्पोजिशन लेवी में आपका टर्नओवर अगर प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर हो, मीन्स 1.5 करोड़ के अंदर, एंड आपका 10 लाख 20 लाख या 40 लाख के ऊपर, बट 1.5 करोड़ के अंदर, तो आपके पास चॉइस है। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, और आप ये 2 सर्विसेज में हो। कौन सी दो सर्विस कौन सी? एक कैटरिंग
एंड दूसरी है होटल वाली सर्विस जहाँ खाने की व्यवस्था है। तो अगर इसमें कवर्ड हो ये 2 सर्विस में, तो यहाँ आपको कंडीशन है कुछ कि आप आईटीसी नहीं ले सकते, आप दूसरे स्टेट से परचेस कर सकते हो बट दूसरे स्टेट में बेच नहीं सकते। ये सब कंडीशन फॉलो करोगे तो ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर को 1% टैक्स है, 0.5 सीजीएसटी एसजीएसटी। एंड वो जो सर्विस प्रोवाइडर है होटल एंड केटरर, उनको सिर्फ 5% टैक्स है, 2.5%, 2.5%, 2.5%। तो ये है ना कॉम्पोजिशन स्कीम है। ये कॉम्पोजिशन स्कीम को हम है ना लमसम स्कीम भी बोलते हैं, है ना। लमसम स्कीम मीन्स क्या है, जिसमें जो भी ये स्कीम को एडॉप्ट करना चाहता है, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी भी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मीन्स जो चाहे वो ये स्कीम का यूज कर सकता है। उसको फायदा क्या होगा, उसको है ना अलग अलग रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, उसको सिर्फ टर्नओवर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, उसको आईटीसी नहीं लेना है। परचेज पे टैक्स भरते हैं बट क्रेडिट नहीं लेते हो, एंड सेल्स पे आप टैक्स भरते हो और वो भी क्वार्टरली। तो फायदा ये है कि इनको क्वार्टरली टैक्स भरना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्पोजिशन लेवी वालों के लिए उन्होंने कुछ लिखा है, इफ अ पर्सन इज पेइंग टैक्स फॉर वन ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर द नॉर्मल स्कीम, ही शैल नॉट पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी फॉर अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये तो मैंने ऑलरेडी कॉम्पोजिशन लेवी के समय बताया है। ये सपोज मेरी 5 स्टेट में अलग अलग ब्रांच है, या फिर एक ही स्टेट में 5-7 ब्रांच है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक ब्रांच के लिए मैं नॉर्मल आदमी और दूसरी ब्रांच के लिए मैं कॉम्पोजिशन स्कीम। नहीं, ये पान वाइज एप्लीकेबिलिटी है। मींस एक पान वाइज जितने रजिस्ट्रेशन है सभी का मिला के टर्नओवर, अगर वो टर्नओवर लिमिट से ज्यादा बट 1.5 करोड़ से कम हो, तो आप कॉम्पोजिशन में जा सकते। तो आप है ना ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग ब्रांच या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कॉम्पोजिशन लेवी रखोगे और अलग बाकी की अलग प्रोडक्ट के लिए आप क्या रेगुलर स्कीम रखोगे। ऐसा आपके पास चॉइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी इन केस ऑफ ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसमें पहला पॉइंट मैंने खत्म किया। आगे इफ, ये सेकंड पॉइंट, अब ये खत्म हो गया हमारा। अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, देखो क्या है। इफ वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस सेपरेटली रजिस्टर्ड of a registered person becomes the ineligible to pay the tax under the composition levy, all other registered places of business of said person would also be ineligible. अब आपको एक है ना मस्त चीज बताता हूँ। सपोज कोई एक शो है या कंसर्ट है, कोई फेमस सिंगर आ रहा है, सोनू निगम आ रहा है गाने के लिए, और मैं वहां जा रहा हूँ, वहां सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है और सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि देखो भाई, आप है ना, आपका ये राइट हैंड है ना, वो नहीं जा सकता अंदर, उसके अलावा जिसको जाना है वो जाए। मींस आपका बाकी का बॉडी जा सकता है, राइट हैंड नहीं जा सकता, आप कहीं भी जाके बैठो। अब ऐसा पॉसिबल है कि मैं जाऊं विदाउट माय राइट हैंड, काट के राइट हैंड काट के जाऊंगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आदमी अलग गिना ही नहीं जाता, उसका राइट हैंड उसको से अलग नहीं गिना जाएगा। इट इज इनसेपरेबल। इन द सेम वे, एक पान वाइज जितनी भी ब्रांचेस है ना, दे आर इनसेपरेबल, दे आर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर दिस पर्टिकुलरली ये रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप ऐसा नहीं गिन सकते कि भाई, या फिर कॉम्पोजिशन लेवी में भी यू कैन नॉट काउंट इट सेपरेटली, सभी का मिला के टर्नओवर इतना होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट द सेकंड पॉइंट दे वर टॉकिंग अबाउट। फिर देखो थर्ड पॉइंट है, the provisions of rule 9 and 10 relating to verification and grant of registration shall mutatis applied to the application submitted for that. means rule 9 and rule 10 apply होंगे, अब वो मैं later on explain करूंगा। फिर है 25(3) जिसको आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो। तो यहाँ आप लिख दो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी, पहला केस क्या था, पहले का टाइटल क्या था, 30 डेज वाला था। फिर यहाँ क्या था, स्टेट वाइज था, है ना। आप सीए वाले भी लिख दो इधर। तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर क्या लिखा है, वॉलंटरी, मींस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात है। ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, सॉरी इसी में आगे बढ़ते हैं। ये रहा नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन।
तो all provision of registration applicable. A person who is not liable for registration under section 22 or 24 may get himself registered voluntarily. In case voluntary registration, all the provision of this act are as applicable to the normal registered person. Shall apply to the volunteer registered person. Advantages क्या है? सभी फायदे हैं. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप आईटीसी ले सकते हो, आप जीएसटी लगा के बेच सकते हो, गवर्नमेंट टेंडर वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो. ये सब फायदे हैं इसके. तो वो नहीं पढ़ रहा हूँ. अब 25(4) पढ़ रहा हूँ. 25(4) में क्या था? पर्सन हैविंग मोर देन वन रजिस्ट्रेशन. सपोज किसी का एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, मोर देन वन. Each such registration to be treated as distinct person. Each of such to be registered branches or whatever should be treated as a separate person. So person who has obtained or required to be obtained more than one registration in one state or union territory, or more than one state or more than one union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct person. अबे ना आपको ये मालूम है, डीम्ड डिस्टिंक्ट में बहुत बार बोलता था, बहुत बार. 25(4) तो ये रहा. मीन्स 25(4) क्या बताना चाहता है? 25(4) ये बताना चाहता है कि अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है, या एक से ज्यादा बिजनेस यूनिट है, या एक से ज्यादा आपके डिपार्टमेंट है, और सभी का आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसको आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन गिनोगे. यू विल कंसिडर इट एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, दैट इज टू बी ट्रीटेड एज 25(4). तो आप है ना 25(4) में ऐसा लिख सकते हो, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, है ना, treated as distinct person. तो ideally it is a deemed distinct person. तो आप इधर लिख सकते हो कि 25(4) में you are deemed distinct. deemed distinct. इधर आप लिख सकते हो सीए वाले चौथे में इधर, ठीक है. और क्या लिखोगे टाइटल? treated as a distinct person. बट कैसे डीम्ड डिस्टिंक्ट? यहाँ मेन वर्ड क्या है? डीम्ड डिस्टिंक्ट, DEEMED. आप डिस्टिंक्ट तो हो, बट कैसे डिस्टिंक्ट हो? डीम्ड डिस्टिंक्ट हो. ओके. फिर 25(5). अब 25(5) क्या बता रहे हैं? देखो सब लोग. प्रीमाइसेस इन सेपरेट स्टेट डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. अगर आपकी सपोज सेपरेट स्टेट में प्रीमाइसेस है, तो भी आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे. अब क्या है देखो, वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट एज एन एस्टैब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person of the for the purpose of this type. तो यहाँ भी deemed distinct person की बात है. तो सर फर्क क्या है 25(4) एंड 25(5) में फर्क क्या है? तो उसके लिए जरा सुनो रूबरू. 25(4) उसके अंदर विद इन स्टेट एक से ज्यादा ब्रांचेस है और सब अलग रजिस्टर्ड है, तो उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट बोलते हैं. 25(5) में आपका एक से ज्यादा स्टेट के अंदर ब्रांचेस है, तो उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट. उदाहरण 25(4) का उदाहरण, मेरी गुजरात में बड़ौदा, अहमदाबाद एंड सूरत 3 जगह ब्रांच है, तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया, तो दे आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर 25(4). एंड सपोज मेरे गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 4 स्टेट में एक ब्रांचेस है, तो 4 अलग अलग ब्रांच का तो अलग रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा, तो वहां भी आप क्या हो गए? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए. क्लियर है 25(4) एंड 25(5) का डिफरेंस? ओके, आगे बढ़ते हैं. पान इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग. अब ये तो मैंने पहले से ही बता दिया है कि विदाउट पान यू कैन नॉट हैव अ रजिस्ट्रेशन. तो देखो, एवरी पर्सन shall have the permanent account number issued under the Income Tax Act in order to be eligible for granting the registration. 10 is mandatory. ये 10 क्या होता है सर? ये ना इनकम टैक्स में एक टीडीएस का प्रोविजन आता है. वैसा जीएसटी में भी टीडीएस का प्रोविजन आता है. जीएसटी में टीडीएस का प्रोविजन अंडर सेक्शन 51 है, तो वहां आपको 10 इज कंपल्सरी, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर.
टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, है ना। वैसे टैक्स उनका फुल फॉर्म तो है ना, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है, बट उसमें टीडीएस आप इन शॉर्ट समझ लो, टीडीएस टैक्स डिडक्शन, सॉरी टीडीसी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, फिर ए एंड एन अलग अकाउंट नंबर। ओके, तो ये चाहिए आपको, विदाउट दिस यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो दैट इज 25(6) है ना। आपको 10 चाहिए। अब है ना, ये चीज आप अपने रिस्पेक्टिव जगह पे लिख सकते हो। यहाँ 5 है, फिर 6 है, 7 है। ओके, और यहाँ भी, यहाँ तो रिस्पेक्टिवली सब कुछ दिया ही है, 5, 6 एंड 7। ओके, तो सर, यहाँ, हाँ बोलिए। ये 25, 4 और 5 एक बार वापस क्लियर कर दीजिए। ओके, 25(4) उसमें क्या होना है, इन वन स्टेट जरूरी है। आप विद इन स्टेट, बड़ौदा, राजस्थान, सॉरी बड़ौदा, अहमदाबाद एंड सूरत, 3 में मेरी ब्रांचेस है, तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया, तो तीनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। दैट इज 25(4). विद इन सेम स्टेट एक से ज्यादा ब्रांच, जबकि 25(5) में क्या है, एक से ज्यादा स्टेट में ब्रांचेस, मीन्स गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये चारों में एक एक ब्रांच है, चारों का रजिस्ट्रेशन कराया, तो वो चारों को भी डिम्ड डिस्टिंक्ट माना जाएगा। तो 25(4) एंड 25(5) में फर्क इतना ही है, 25(4) में विद इन स्टेट एक से ज्यादा ब्रांचेस है, एंड 25(5) में ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट है। ठीक है, आया समझ में? आगे जाऊं? चलो, 25(6) उसमें सर, पान की, हाँ बोलिए। फिर यहाँ पे तो लिखा है ना कि वेदर इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट करके कुछ 25(4) में, ऐसा क्या है? पढ़ो, ये रहा 25(4). A person who has obtained or required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory, or more than one state or union territory, in respect of each such registration, they are treated as distinct person. And whether number 5, where a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of establishment, has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person for the purpose of this act. Actually 25(4) बराबर नहीं लिखा है। 25(4) एंड 25(5) में यही डिफरेंस है जो मैं बोल रहा हूँ कब से। क्या डिफरेंस है, फिर से मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए। 25(4) में आप ऐसा मानो कि सेम स्टेट एक से ज्यादा ब्रांच, एंड 25(5) में आप क्या मानो, एक से ज्यादा स्टेट्स में आपकी ब्रांच, या फिर एक से ज्यादा स्टेट में एक से ज्यादा ब्रांच, मींस गुजरात की 3, राजस्थान की 3, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र के 3, तो सभी को डिम्ड डिस्ट्रिक्ट मानेंगे। एंड वो पहले वाले केस में गुजरात की 3 ब्रांच। ठीक है, वही समझो, वही डिफरेंस है। ठीक है, कुछ लिखने में गड़बड़ हुआ है, सो दैट इज व्हाई इट क्रिएट कंफ्यूजन। ओके, चलो आगे, 25(7) की बात हो रही है। अब इसमें क्या था, notwithstanding anything contained in subsection 6, a non-resident taxable person may be granted registration on the basis of such documents which are required. So यहाँ किन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस लिखा है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। फिर 8 में कौन सा लिखा है, where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain registration, the proper officer, without prejudice to any action in which is to be taken under this act, under such law for the timing in force, proceed to register such person in such manner as may be prescribed. Means क्या, आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, liable to be registered under this act, but he fails to obtain the registration. मीन्स आपका टर्नओवर हो चुका था, बट आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो ये प्रॉपर ऑफिसर करेगा आपको। यहाँ है ना, सुओ मोटू रजिस्ट्रेशन आता है, सुओ मोटू बाय द डिपार्टमेंट। सुओ मोटू का मीनिंग क्या होता है, सुओ मोटू का मीनिंग ऐसा होता है, ऑन देयर ओन, मीन्स डिपार्टमेंट हमको उनके अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, दे विल नॉट वेट फॉर माई एप्लीकेशन। उन्होंने वेट करके देख लिया, भाई 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना था, बट आपने तो 2-3 साल तक नहीं किया, तो फिर वहां डिपार्टमेंट वाले, ये प्रॉपर ऑफिसर आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन लेटर दे देगा,
और साथ साथ में एक डिमांड नोटिस भी देगा। सो दैट इज 25(8). ठीक है, आप इधर से देखो या इधर से देखो सेम है। देखो यहाँ आगे देखो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन 25(7). तो उनको नॉन रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मीन्स उनके लिए अलग प्रोसीजर है, आगे एक उसका रूल भी अलग है। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन 25(8) बता रहा हूँ, व्हेन वी आर फेल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, तो प्रॉपर ऑफिसर विल टेक द प्रॉपर केयर ऑफ यू। ठीक है, फिर 25(9) में क्या कहा है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN है। ये किनके लिए है? मैंने यहाँ लिखा है था अतिथि देवो भव, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के एम्बेसी मेंबर्स, कॉन्सुलेट मेंबर्स और अदर नोटिफाइड पर्सन, ये सब लोगों के लिए उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है। वो लोगों को एक नंबर दिया जाएगा जिसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब उसका उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी, प्रतिनिधि भारत में आया और भारत में वो कोई एक्टिविटीज करने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सस्ते दामों में वो सपोज हेल्थ किट दे रहा है, तो अब भारत में तो वो बेच रहा है तो GST में आ जाएगा। बट यूनाइटेड नेशंस का है, मीन्स वो अतिथि है, बाहर का है, तो उनको हम क्या करेंगे कि GST का रजिस्ट्रेशन उसके लिए नहीं है, उसके लिए ही हैज टू अप्लाई फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उसके रिलेटेड भी रूल्स है, सेपरेटली पढ़ने में बेटर रहेगा वो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी ग्रांटेड इन सच ए मैनर एंड फॉर सच पर्पस इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस। उनको क्या प्रोसीजर रिफंड ऑफ टैक्स का है वो भी हमको समझना है, समझते हैं। एक बार ये 25 समझ ले। 25(10) RC और UIN टू बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। मीन्स आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड UIN मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, RC दैट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और UIN दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दोनों आपको ग्रांट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। मीन्स वो लोग के लिए है ना, कितने दिन का टाइम है? 3 दिन का टाइम है। देखो, विदिन 3 वर्किंग डेज, 3 दिनों में अगर आपने वो लोग आपका सब चेक कर लेंगे, उनको डाउट है तो पूछ लेंगे, अदरवाइज यस दे हैव टू गिव द रजिस्ट्रेशन विदिन 3 डेज। सर 3 डेज में नहीं आया तो? सपोज आपने अप्लाई किया बट 3 डेज में वो रजिस्ट्रेशन नहीं, मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना दे पाए, या फिर उन्होंने कोई सामने काउंटर लेटर भी नहीं पूछा कि हमको ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, तो हमको डीम टू बी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। यस, हम पढ़ेंगे आगे। RC to be issued in prescribed form. A certificate of registration shall be issued in such form with effect from such date as may be prescribed. तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको किस फॉर्म में दिया जाएगा? तो वो फॉर्म डिपार्टमेंट नक्की करेगा। एंड कौन सी डेट से, विथ इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, तो वो भी डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपको इस दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया है, मीन्स मान्य किया गया है। RC और UIN नॉट ग्रांटेड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड डीम टू बी ग्रांटेड। यस, मैं बता रहा था ना कि अगर 3 दिनों में आपको नहीं दिया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो चुके। अब ये क्या है सर? है ना, पहले जमाने में ऐसा होता था, आपको मालूम है? ये जो अरेंज मैरिजेस होते थे पहले जमाने में, तो उसमें ऐसा होता था कि लड़का और लड़की का मीटिंग हो, फिर लड़की की मम्मी लड़की को पूछे कि बेटा कैसा है, लड़का पसंद है? और वो लड़की कुछ बोले नहीं, शर्मा दे, बस खत्म हो गया, हाँ बोल दिया। मीन्स जवाब नहीं दिया ना, कुछ बोले नहीं तो हाँ मानने का। बस वही प्रोसीजर GST में अप्लाई है। 3 दिनों के अंदर डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई कोई कुछ क्वेश्चन है, पूछना है, वे सब उनके पास चॉइसेस है। 3 दिनों के अंदर उन्होंने आंसर नहीं दिया ना, मान लेना है कि शादी हो गई डिपार्टमेंट के साथ, है ना, यू आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। तो ये प्रोविजंस थे आपके सेक्शन 25 के। सर बहुत सारे सेक्शन बहुत कम टाइम में हो गए। हाँ, वही करना था हमको, क्योंकि अब हमको डिटेल में जाना था। तो यहाँ 25 हो गया। अब है ना, यहाँ उसके रिलेटेड सब रूल्स डिटेल में दिए हैं, एवरी रूल्स। एंड है ना, यहाँ ही दिक्कतें हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे रिस्पेक्टिव मॉड्यूल में से हम पढ़ेंगे। ये सेक्शन 25 अकेला नहीं है, सेक्शन 25 के साथ इतने ज्यादा रूल्स जुड़े हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, फिर ये 26वां एक सेक्शन है डीम्ड रजिस्ट्रेशन का। ये क्या है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ना बाकी है।
2 ही सब सेक्शन है उसके अंदर। फिर सेक्शन 27 है, उसमें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया हुआ है। बहुत छोटा सा प्रोसीजर, क्योंकि लेटर ऑन सब कुछ रूल्स में दिया हुआ है। ओके, तो ये 26 एंड 27 ये 2 सेक्शन भी देखेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू रिफर द सेक्शन नंबर 25। 25वें सेक्शन के बारे में हमको देखना है। अब मैं आपको उसके रिलेटेड मेरा एक चार्ट शेयर करूंगा, बट उससे पहले लेट अस चेक द वेरियस एग्जांपल्स। हमको बहुत सारे एग्जांपल्स चेक करने हैं, तो लेट अस सी द एग्जांपल्स। अब देखो, सीएमए के मॉड्यूल में हमने कल 5 एग्जांपल तक देखे थे। अब मैं आगे एग्जांपल ले जाता हूँ। सीएमए और सीए के एग्जांपल्स हम मॉड्यूल के कर रहे हैं अभी। चलो अब देखो, ये किसके बेस पे रजिस्ट्रेशन है, मींस को किसके बेस पे एग्जांपल है, मैं बता देता हूँ। हाँ, ये चल रहा है सेक्शन नंबर 24 कि किनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना है, और उसमें 1 by 1 ये नंबर लिखा है कि चलो ये 24(1) का पार्ट है, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई। जैसे कि ये तमिलनाडु का है, देखो, और कहाँ कर रहा है, तेलंगाना में। अब तमिलनाडु एंड तेलंगाना दो अलग अलग स्टेट है, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। मीन्स मिस्टर एच इज रिक्वायर्ड टू डू द रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली, मीन्स एच को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो फर्दर। तो समझ में आया, मिस्टर एच हैज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जम्प्ट है प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर लेस देन 20 लाख हो तब। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर सीएमए मनीष, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सो ये नया प्रैक्टिस चालू किया है मनीष ने, and he is unregistered, has a place of profession in Bhubaneswar, Odisha. So भुवनेश्वर ओडिशा में उसका एक प्रीमाइसिस है, मींस वहां का वो रहने वाला है, उसका बिजनेस प्लेस वो है। He supplies taxable service to Infosys Limited, a registered person under Bangalore. अब ना ओडिशा में रहा हुआ भुवनेश्वर, एंड सर्विसेज दी जा रही है इन्फोसिस को जो है बेंगलोर में। दो अलग अलग स्टेट हो गए। तो क्वेश्चन ये है, आंसर द फॉलोइंग, इट इज इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट। पहले तो ये क्वेश्चन है, तो इट इज इंटरस्टेट सप्लाई। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग स्टेट में है ना, एंड दे हैव टू कंपलसरी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ मनीष को रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी जाना पड़ेगा। बट सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ये रजिस्ट्रेशन के लिए एक और चीज देखना है, टर्नओवर। अबे ना, ये मनीष का टर्नओवर तो देखो, पहले तो सर्विस है, ही इज अ सीएमए, तो ही इज प्रोवाइडिंग अ टैक्सेबल सर्विसेज, तो सर्विस देने वाला बंदा है। और सर्विसेज वालों में लिमिट क्या देखनी है, 20 लाख की लिमिट देखनी है। इसका तो 18 लाख है, तो ये बंदे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है? तो नो, since his services provided are less than 20 lakh, he is not required to be registered even though he is providing interstate supply. तो आपका पहला आंसर है कि yes it is interstate supply, एंड दूसरा आंसर कि whether he is required to be registered, तो not required to be registered। रीजन क्या? क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है और वो सर्विसेज में डील करता है। Because of this exception, this question is framed. ओके, 7वां क्वेश्चन देखो। मून प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। देखो, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स। अब है ना, ये चेन्नई वाला इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, तो इंटरस्टेट गुड्स का सप्लाई खत्म हो गया भाई। अगर सर्विसेज होता तो 20 लाख का टर्नओवर, 20 लाख का एग्जम्पशन भी मिलता। गुड्स वाले में, इंटरस्टेट वाले में कोई है नहीं है। 40 लाख के अंदर विद इन स्टेट है तो नहीं कराना है, इंटरस्टेट में तो कराना ही कराना है। तो देखो, इंटरस्टेट 4 लाख, फिर इंट्रास्टेट मींस विद इन स्टेट कितना, 5 लाख, ये सर्विसेज है। अब यहाँ पहला वाला एग्जम्प्टेड था, फिर ये नॉन टैक्सेबल भी एग्जम्प्टेड में ही आता है, फिर से एग्जम्प्टेड, बट एग्जम्प्टेड यहाँ सर्विसेज है, एंड एक्सपोर्ट किया। आपको मालूम है
कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखते हो तो ये सबका टोटल करना है, तो देखो ये सब आएंगे 4, 5, 2.6 एंड 7, तो सभी का टोटल करो एंड कितना हो रहा है 18.6 लाख. Now Mr. Moon Private Limited is required to register compulsorily under GST law. Advice is ये हमको पूछ रहे हैं, एडवाइस दो. Whether your answer is different if in one above, if interstate taxable supply of goods for 4 lakh means interstate taxable supply of goods, interstate taxable supply. अब interstate taxable supply कहीं दिया है, इधर नहीं दिया है, तो एक्स्ट्रा 4 लाख आपको दिया है. तो पहले तो देखो ये बंदे का एग्जम्प्टेड या टैक्सेबल सबका टर्नओवर करके देखा 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. बाय द वे चेन्नई जो है, चेन्नई वो कौन से इस क्लस्टर में आता है आपको मालूम है? हमने वो 3 क्लस्टर बनाए थे. पहला क्लस्टर क्या, MTM नागालैंड. दूसरा क्या, तो दूसरा याद है आपको, सूप, मैट सूप. तीसरा क्या था, हज प्लस अदर्स. अब ये चेन्नई है ना, हज प्लस अदर्स में आता है. इसमें एक्सक्लूसिवली सर्विस हो तो 20 लाख, एक्सक्लूसिवली गुड्स हो तो 40 लाख है, अदर देन दिस हो तो 20 लाख, मींस दोनों कंबाइन हो तो 20 लाख. तो चेन्नई में देखो ये गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहा है, तो गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहा है मींस वो 20 लाख में आएगा. अब 20 लाख से कम टर्नओवर है इसका, यस 18.6 लाख है, तो यहाँ उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. बट अगर दूसरा 4 लाख जोड़ दिया जाए तो वो 20 लाख हो जाएगा, और 20 लाख हो जाएगा तो ही इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो देखो हम पहला आंसर देखते हैं. तो यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है एंड ये दूसरा क्वेश्चन. तो ये आंसर में भी ये पहला आंसर एंड अब ये आंसर में दूसरा आंसर. पहले आंसर में क्या है कि 20 लाख से कम है तो नॉट रिक्वायर्ड. तो सिंस एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीड 20 लाख, यहाँ टर्नओवर मत लिखना, एग्रीगेट टर्नओवर लिखना. तो ही इज नॉट कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, है ना, 20 लाख से कम है इसलिए नॉट. बट आप दूसरा देखो कि अगर उसका 4 लाख नया ऐड हो जाए तो 18.6 प्लस 4 मींस 22, सॉरी कितना होगा 22.6. तो योर आवर आंसर इज डिफरेंट इन केस ऑफ मून लिमिटेड इज मेड इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 24. पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड irrespective of his aggregate turnover, irrespective of his aggregate turnover. अबे ना जरा देखो, इंटरेस्ट यहाँ आपको 22 लाख हुआ उसकी वजह से या 24/1 की वजह से? तो 24/1 की वजह से. 24/1 क्या था सर? 24/1 देखो ये यहाँ पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, बट है ना यहाँ क्या है, गुड्स, गुड्स है, तो he will be liable to be obtain registration and pay the GST. सर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाता है, यस. देखो पढ़ो ध्यान से, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, बट किसका, गुड्स का. यहाँ है ना डिटेल में नहीं लिखा है. डिटेल में कहाँ लिखा है सर? डिटेल में मैं इधर दिखाता हूँ, ये रहा देखो. अब देखो कैसे पढ़ेंगे कि ये गुड्स का ही है. तो देखो सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसका वन देखो, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई. ये सप्लाई के बाजू में ऐसा नहीं लिखा है कि गुड्स का या सर्विस का, ऐसा नहीं लिखा है. गुड सर्विस या बोथ क्या है, नहीं लिखा है. तो सर फिर आप गुड्स पे कैसे लगा सकते हो? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों. अबे ना ये नियम बनाया बट उसका एक्सेप्शन क्या बता दिया, सर्विसेज को, मीन सर्विसेज को इधर से निकाल दिया. अब ये बोथ में भी सर्विस आती है तो सर्विस भी यहां से निकल गया. ठीक है, तो बचा क्या, अकेला गुड्स. ठीक है, सर्विसेज में 20 लाख का लिमिट यहाँ जोड़ दिया. देखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मींस इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है. एक्सेप्शन आया मींस 24 क्या बता रहा है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना, बट उसका अपवाद एक्सेप्शन क्या बता रहा है, नहीं करना है. तो नहीं किसको, तो जो सर्विसेज में डील करता है. तो सर्विसेज में डील करने वाला ये सर्विस एक्सक्लूसिव सर्विसेज में भी आएगा एंड गुड्स एंड सर्विसेज बोथ में भी आएगा. तो ये लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बट जो गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स है उसको कंपलसरी करना पड़ेगा. तो अब समझ सकते हो आप ये प्रोविजन को. चलो देखते आगे. तो यहाँ ये 22.4 लाख हुआ उसकी वजह से नहीं देख रहे हैं हम, जवाब किसकी वजह से दे रहे हैं कि भाई अब वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स चालू कर दिया उसकी वजह से.
ठीक है, तो दिस इज द रीजन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर लॉ रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। तो ही इज टैक्सेबल डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज व्हाई सेक्शन 24(1) एप्लीकेबल हो गया। सीए वाले बच्चों ये समझ में आया आपको? સર हाँ बोलिए। સર ઉપર તમે એવું કીધું કે 22 લાખ થયું એને લીધે નહીં પણ એ ટેક્સેબલ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ હતું એના લીધે થયું, તો એની જગ્યાએ બીજું શું હોઈ શકે? તો 22 લાખ તો થઈ જાય પણ તો બી ના ગણાય? मींस फिर से बोलो क्वेश्चन, फिर से તમે એવું કીધું કે ટેક્સેબલ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ હતું એટલે થયું, 22 લાખ તો થયું જ, બટ ટેક્સેબલ ગુડ્સ ઓફ સપ્લાય હતું એટલે, પણ એના સિવાય બીજું શું હોઈ શકે? એટલે મતલબ સર્વિસ देखो सप्लाई में कौन कौन सा सप्लाई आ सकता है मेरे को बताओ। पहले तो टैक्सेबल सप्लाई गुड्स का, सर्विस का और बोथ का हो सकता है। हाँ, फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई गुड्स सर्विस और बोथ का हो सकता है। फिर हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ हो सकता है। फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है गुड्स सर्विस और बोथ। अब इसमें परहेज कहाँ है? सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे परहेज है। 25(4) देखो आप ध्यान से। सर कहाँ गया हमारा? यस, ये रहा, देखो पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, देखो यहाँ। हाँ, तो टैक्सेबल के अलावा कुछ भी आ गया, ठीक है, तो 24 आपको नहीं लगेगा। मीन्स कोई आदमी सिर्फ एग्जम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है या फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है या सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो सब नहीं आएगा। पर सर उससे टर्नओवर तो बढ़ जाएगा ना? हाँ, तो टर्नओवर एग्रीगेट बढ़ेगा, वो लिमिट में जाएगा, वो ठीक है। बट सी देखो, जो कोई आदमी अगर कंपलसरी रिक्वायरमेंट पे आता है ना, तो वहां आपको वो लिमिट नहीं देखनी है। अगर कोई आदमी सेक्शन 24 थ्रू कवर हो रहा है, तो फिर 22 में जो सेक्शन 22 में लिमिट आ रहा है वो देखने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज यहाँ सेक्शन, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल पहले हो रहा है? 24वां, ठीक है ना। तो 24वां अगर आएगा कंपलसरी लेवल पे वो आप हो गए, तो फिर 22 में सेक्शन को आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर सेक्शन 20। ओके सर। ओके, चलो आगे देखते हैं। मतलब सर सेकंड क्वेश्चन है ना कि 4 लाख वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, उसके जगह 1 लाख होता तो 19 लाख होता, 19 लाख 60 1 हजार। लाख होता तो भी हो जाता। मेरे का यही कहने का मीनिंग है, 1 लाख होता तो भी आ जाता। चलो अब आगे देखते। कैन आई गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल? सेकंड में उन्होंने ये दिया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, और ये एग्जांपल नंबर 8 देखो। ये मिस्टर टीवाईएन है जिसका टर्नओवर 6 लाख है। अरे नहीं फंसाया सही तो अलग अच्छा। चलो डोंट टॉक, म्यूट हो जाओ। मिस्टर टीवाईएन सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, आप सर्विस दे रहे हो, टर्नओवर 6 लाख है, आपका एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई में है। एंड आगे क्या लिखा है? टीवाईएन वेंट टू कोचिंग, टीवाईएन वेंट कोचिंग एंड सप्लाइज टैक्सेबल सर्विस फॉर 50,000। टीवाईएन a casual taxable person is required to obtain registration in Kerala। अब ना थोड़ा लिखना पड़ेगा इधर प्रॉपर्ली। ये बंदा चेन्नई का है और यहाँ जाके केरला में जाके कोचिंग दे रहा है टेम्पररीली। ये जगह कौन सी है? केरला। तो देखो टीवाईएन है, वो क्लासेस पढ़ा रहा है, बट है ना चेन्नई में पढ़ा रहा है और टर्नओवर 6 लाख है, बट वो कहाँ गया? केरला गया एंड सप्लाई टैक्सेबल सर्विस ऑफ कोचिंग केरला में जाके। तो अब कितने दिनों के लिए गया? वो परमानेंटली नहीं गया, कुछ टाइम के लिए गया। तो वेदर ही इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो मिस्टर टीवाईएन a casual taxable person is required to obtain registration in Kerala even if his turnover is less than means 6.5 लाख। अब आप सोचो ना, इसका टर्नओवर कितना हुआ? अपने वहां चेन्नई में सिर्फ 6 लाख का सर्विस दे रहा है, वहां दूसरे स्टेट में जाके 50,000 का दिया, टोटल तो 6.5 लाख हुआ। बट है ना, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन गिना जाएगा, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में वो टर्नओवर लिमिट 20 लाख की नहीं आती, ठीक है। ही इज रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। कहाँ लिखा है सर? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ा है ना, देखो ये रहा सेकंड नंबर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ टर्नओवर देखना ही नहीं, ही हैज टू कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। ओके, कैन आई गो फर्दर? चलो
अब है ना, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है वो जरा बताता हूँ। अब सब लोग सुन लीजिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स दूसरे स्टेट में कुछ दिनों के लिए जाने वाला आदमी। अब उसको वो स्टेट में आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या नियम है, उसके प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले तो जिस दिन से उधर उसको स्टॉल खुलना है उससे 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अप्लाई करना है, 5 दिन पहले तो उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। ओके, तो अप्लाई उससे पहले ही करना पड़ेगा। तो मिनिमम 8 दिन पहले 9 दिन पहले अप्लाई करेगा तो पिछले 5 दिन पहले आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओके, तो अप्लाई कर देना है एडवांस में। दूसरा, अप्लाई करते पहले क्या करना है, तो एडवांस टैक्स भर देना है। सर ये एडवांस टैक्स क्या होता है? वो सोचेगा कि सपोज 10 दिन उधर स्टॉल चलाऊंगा तो सपोज 5 लाख का मैं बेचूंगा, ऐसा वो उसका प्रिडिक्शन बोल रहा है। और वो 5 लाख पे 18% के हिसाब से 90,000 टैक्स होता है, तो मैं 90,000 भर दूंगा। तो ऐसा वो 90,000 टैक्स भर देता है एडवांस में। अब एक बार टैक्स भरेगा ना, उसके बाद ही हमारा जीएसटी का जो सर्वर है वो उसको अलाउ करेगा कि भाई तू रजिस्ट्रेशन करा। तो सर वो कैसे होगा, टैक्स कैसे भरा जा सकता है? तो ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, दे कैन पे एडवांस टैक्स। वो जब टैक्स भरने जाएंगे ना, पेमेंट मैकेनिज्म में जीएसटी की विंडो में आप जाओ और वहां पे टैक्स पे जाओ, वहां भर दो, फिर वो नंबर जो जनरेट हो, वो पूछेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वहां आपको टिक करना है एक ऑप्शन कि वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तब वो पेमेंट लिंक ओपन होगा और आप पेमेंट कर पाओगे। एक बार एडवांस टैक्स भर दो, फिर वो आपको एडवांस टैक्स भरने के बेस पे आपको उसका एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, और वो फॉर्म भरने के बाद आपका प्रोसीजर अप्लाई दिखा जाएगा। और फिर वो कुछ और चीजें पूछ सकते हैं, आप उसका आंसर कर लो तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। बट एडवांस टैक्स एंड 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना, ये कंपलसरी है। दूसरा, ये रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के लिए ले सकते हो? तो नियम है 90 दिनों तक आपको मिल सकता है। यू कैन अप्लाई फॉर 90 डेज। अच्छा, तो 10 दिन का स्टॉल था तो 10 दिन के लिए होंगे ना लोग, है ना। नॉर्मली जितने दिन के लिए स्टॉल खोलते हैं ना, उससे कुछ 5-10 दिन ज्यादा डेज का ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, क्योंकि एक बार स्टॉल बंद हुआ उसके बाद बाकी का जो भी टैक्स है, सपोज आपने प्रेडिक्ट किया था कि 5 लाख का सेल होगा, बट 5 की जगह 7 लाख 8 लाख का हुआ, तो बाकी के 3 लाख पे जो 18% देना है वो आप दे दो, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे वो। ठीक है, तो इसलिए लोग कुछ 10-15 दिन ज्यादा का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो 90 डेज है, 90 डेज तक ले सकते हो। दूसरा कि सपोज सर वो स्टॉल लंबा चला, अच्छा चला, और वो 90 डेज का टाइम आपको है ना कम लगा, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर फर्दर 90 डेज, दूसरे 90 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर्स। सर ठीक है, हाँ बोलिए। दोबारा जब फिर से अप्लाई करना होगा 90 डेज के लिए, तो उसमें भी वही अब है ना, दोबारा जब अप्लाई करना है वो दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, सेम रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट एक्सटेंड करने का प्रोसीजर माना जाएगा। तो वहां आपको करना क्या होगा कि वो सपोज पहले मैंने 90 डेज के लिए अप्लाई किया और 90 डेज के लिए अप्लाई किया, 90 डेज खत्म हुए, बिजनेस अच्छा चला, मैं और 40 दिन के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैं 40 दिन के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकता हूँ। बट वो क्या करेंगे कि पहली बार आपने जो एडवांस टैक्स भरा था, फिर ये जो 90 डेज तक सेल हुआ उसमें जो टैक्स भरा, उसका सेल हुआ, उस पे जो टैक्स बाकी का था वो आपने भर दिया कि नहीं, वो पहले देखेंगे, पहले भरा देंगे। और नेक्स्ट 40 दिन के लिए भी जो टर्नओवर होगा उसका आपसे प्रिडिक्शन मांगेंगे, उसके बेस पे आपको टैक्स डिसाइड करना है, और वो टैक्स भी आपसे भरवा देंगे, एंड फिर आपको वो एक्सटेंशन देंगे, उसके बिना एक्सटेंशन नहीं देंगे। ठीक है, और बच्चे लोग ये जो प्रोविजन अभी मैंने बताई ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी इंडिया में 10-15 दिन के लिए आना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, बट पहले एडवांस में टैक्स भरते, एडवांस टैक्स भरे, उसके बेस पे फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। आपने मांगा है उतने दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन देंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मांगनी है तो मांगेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन देंगे, रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपने अप्लाई किया है तब तक। उसके बाद सपोज एक्सटेंड कराना है तो आप फर्दर 90 डेज तक का एक्सटेंशन मांग सकते हो। बट सर किसी ने पहली बार 40 दिन का मांगा, फिर उसको
कितने दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, उसके बाद 90 डेज का ही मिलेगा। सर ऐसा नहीं हो सकता कि 90 + 90 180 में से 40 का मांगा तो बाकी का 140 का मिले, नहीं। पहली बार आपने जितना मांगा उतना आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड इट इज लेस देन 90 डेज। एंड दूसरी बार जब मांगोगे, एक्सटेंड करोगे, तो वहां आप मैक्सिमम 90 डेज का ही मांग सकते हैं। तो इनिशियली सपोज आपने 10 दिन का मांगा और फिर 90 डेज एक्स्ट्रा चाहिए, तो 10 + 90 मींस 100 की मांग सकते इन टोटल। ठीक है, तो ये प्रोसीजर था आपका। प्रोसीजर अंदर भी दिया है, अब हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, बट देखते हैं क्विकली कुछ एग्जांपल्स अगर और सॉल्व कर पाए तो। एग्जाम्पल नंबर 9, मिस्टर गोल्ड रन्स अ रिटेल शॉप फॉर हैंडमेड ज्वेलरी। अब देखो हैंडमेड ज्वेलरी है, याद आ रहा है कुछ? हैंडमेड ज्वेलरी याद आ रहा है कुछ? हाँ यस सर। हाँ कहाँ था? सेक्शन 24 यहाँ था। हाँ मशीनरी प्लस Goldsmith हैंडमेड। ई पॉइंट था Goldsmith हैंडमेड ज्वेलरी, सॉरी हैंडमेड प्रोडक्ट्स। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स में अगर 20 लाख या 10 लाख से कम है ना, तो यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो मिस्टर गोल्ड रन्स अ रिटेल शॉप हैंडमेड ज्वेलरी, बट यहाँ ज्वेलरी है। तो अब देखो हैंडमेड में, सॉरी हैंडमेड वालों में ज्वेलरी वाले एक्सेप्शन में, सॉरी ज्वेलरी वाला देखो कहाँ है, ये देखो जॉब वर्कर है ना, सॉरी ज्वेलरी वाला इधर एक्सेप्शन है जॉब वर्कर में। ये पॉइंट जी देखो इधर, उसमें जॉब वर्कर हो आप, बट जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट क्यों? क्योंकि सेक्शन 23, बट उसके एक्सेप्शन में हो, मींस यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। तो ज्वेलरी, गोल्डस्मिथ, सिल्वरस्मिथ को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। तो हैंडमेड ज्वेलरी and is registered in Chennai. Mr. Gold is planning to sell the jewelry at the exhibition in Mumbai. मीन्स ये बंदा चेन्नई में ज्वेलरी बनाता है और मुंबई में एग्जीबिशन के लिए लाना चाहता है। टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 जनवरी। एडवाइज द टाइम विद रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। अब आप कहाँ हो? चेन्नई में हो, और आपको आना कहाँ है? आपको आना है मुंबई में कुछ दिनों के लिए। What are the days? 1 January to 10 January, 10 दिन के लिए आना है। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुआ, यस। तो यहाँ आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बट कितना? विदिन 5 days प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसिंग। मीन्स आपका 1 जनवरी से चालू हो रहा है, तो उससे 5 दिन पहले, तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, X Limited is advertisement company located at Chennai and registered at as a normal taxable person. Means ये तो चेन्नई में है and he is registered, ठीक है, registered है normal taxable person के तौर पे, and advertisement company है तो it is in a service sector. Okay. Now they have secured an assignment to manage the digital marketing for Koti Dipothavam festival, which will take place in हैदराबाद। मीन्स एक हैदराबाद में एक फेस्टिवल होने वाला है तेलंगाना में। आप हो कहाँ? चेन्नई, बट आपको हैदराबाद में ये फेस्टिवल के दौरान आपको क्या करना है? डिजिटल मार्केटिंग को मैनेज करना है उधर। दिस विल रिक्वायर एक्स लिमिटेड टू डिस्प्ले सम ऑफ द रिसोर्सेज इन हैदराबाद। अब उसके लिए उनको हैदराबाद में कुछ अपने रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे मार्केटिंग पर्पस, until the festival is over, ये जब तक फेस्टिवल कंप्लीट नहीं होता तब तक। एडवाइज वेदर एक्स लिमिटेड हैज टू अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में उनको ये काम करना चाहिए, मींस रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, मींस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो इन दिस केस सिंस एक्स लिमिटेड डज नॉट हैव टू मेनी असाइनमेंट्स कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, दे कैन रजिस्टर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब हैदराबाद में बहुत सारे असाइनमेंट होते तो हैदराबाद में एक नई ऑफिस खोल देते, वहां अलग रजिस्ट्रेशन करा देते। बट अभी आप चेन्नई में हो और एक ही असाइनमेंट है तेलंगाना का, तो मैं वहां सेपरेट रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का ही लूंगा। कितने दिनों के लिए मिल सकता है? 90 डेज के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो जब तक फेस्टिवल चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ओके, तो यहाँ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। रीजन आगे दूसरा सेशन मेरा है विच इज ऑलरेडी scheduled,
तो आपका कल फिर से मिलेंगे। और है ना जीएसटी में ये रजिस्ट्रेशन ऑनवर्ड जितने भी टॉपिक हुए ना, अभी तक 4 लेक्चर हुए मेरे रजिस्ट्रेशन में, आज का 5वां था। तो 4 लेक्चर आज मैंने सुबह यूट्यूब में डाल दिए हैं। तो जिनका कुछ मिसिंग है तो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना, फ्री लेक्चर है। और किसी को भी मीन्स यू कैन टेल एनीवन, कोई भी देख सकता है। आपके ओरल के फ्रेंड्स हो जो हमारे क्लास में ना हो, ऐसे फ्रेंड्स जो पास स्टूडेंट है, सभी को मैंने भेजा है। कोई रह गया है तो आप शेयर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके। और शाम को वो बाकी के 2 एग्जाम्पल खत्म कर देंगे। आज का मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक खत्म कर लेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। વેલ્યુએશન ના ક્યારે નાખવાના?